दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ आज से 1600 साल पहले के प्राचीन भारत में। उस समय हमारा भारत बाकी देश और सभ्यताओं से काफ़ी ज़्यादा एडवांस था। उदाहरण के लिए बचपन से हमने जो भी हमारे सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा है कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है। अपनी एक्सिस पर घूमने से यह होता है, सूर्य के चक्कर लगाने से सीजन चेंज होते हैं। तो इसके लिए हमारी किताबों में और जहाँ तक हमने पढ़ा है, हमारे मन में दो ही नाम आते हैं, या तो कोपरनिकस या फिर गैलीलियो। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अभी कोपरनिकस और गैलीलियो का जन्म भी नहीं हुआ था। उसके हजारों साल पहले यह ज्ञान, यह नॉलेज और इनके रूल भारत में पहले ही एक महान मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट के द्वारा बताए जा चुके थे। उन्होंने सबसे पहले यह बताया कि इस सौरमंडल में सूरज अपनी जगह पर फिक्स है, स्थिर है और पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है और वह अपनी एक्सिस पर भी घूम रही है। यह सबसे पहले महर्षि आर्यभट्ट ने सारी दुनिया को बताया। उसके बाद उन्होंने जो फॉर्मूले दिए और जब उन फॉर्मूले का यूज करके पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी निकाली गई, तो हम सबको यह बात जानकर काफी हैरानी होगी कि जो दूरी आर्यभट्ट ने हमको निकाल कर दी, उस दूरी को आज तक इस दुनिया में मौजूद कोई भी एस्ट्रोनॉमर चैलेंज नहीं दे पाया। जितनी दूरी उन्होंने बताई, उतनी ही दूरी आज भी वैज्ञानिक कैलकुलेशन करके बताते हैं। आर्यभट्ट ने हजारों साल पहले सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सब के बारे में भी बताया। ग्रहण किस दिन होगा, किस महीने में होगा और किस साल में होगा, इसकी सटीक कैलकुलेशन आर्यभट्ट पहले ही बता देते थे। तो देखिए, जब बाकी देशों में और बाकी सभ्यताओं में साइंस और मैथ का जन्म भी नहीं हुआ था, तब हमारा देश एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, इन सब में कितना टॉप पर था। इनफैक्ट हमारा इंडिया ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। बाहर के देशों से लोग इंडिया में शिक्षा लेने के लिए आते थे। सबसे पहले इंडिया में अरब्स आए, उन्होंने यहाँ पर शिक्षा ली और वो यहाँ से सीख कर गए। अरब के लोगों ने फिर इस नॉलेज को फैलाया। यह नॉलेज रोमन एम्पायर में गई, ग्रीक में गई और हमारी ही नॉलेज पूरे के पूरे वेस्टर्न कल्चर में फैल गई, जिसको वेस्टर्न लोगों ने अपने नाम पर पेटेंट कराया। पर उन्होंने कभी भी इंडियंस को क्रेडिट नहीं दिया। लेकिन सच्चाई तो यही है कि आर्यभट्ट ने 1600 साल पहले ही पूरी की पूरी मैथमेटिक्स बता दी थी। प्लेनेटरी मोशन के बारे में समझाया था, जीरो की खोज कर ली थी, यहाँ तक कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी बताया था। इनका जन्म 476 एडी में आज के बिहार पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। उन्होंने केवल 23 साल की उम्र में ही पूरी की पूरी मैथमेटिक्स आर्यभट्टिया नाम की किताब में लिख दी थी। उस समय हमारे पास टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ भी नहीं था, ना तो कंप्यूटर, ना तो टेलीस्कोप, ना ही कैलकुलेटर, कुछ भी मौजूद नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी सब कुछ एग्जैक्टली कैलकुलेट करना कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूम रही है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना उस टाइम पीरियड में अपने आप में ही एक चौंका देने वाली और बिल्कुल कमाल की बात है। उस समय कुछ भी नहीं था, इसके बावजूद भी डेसिमल सिस्टम को बनाना, जीरो को खोजना, यह वाकई में हैरान करने वाली बात है। और इनके बाद इंडिया में जितने भी मैथमेटिशियन आए, उन्होंने इन्हीं के काम को ही आगे बढ़ाया। इन्होंने कुसुमपुरा में अपनी स्टडी की और फिर बाद में नालंदा विश्वविद्यालय में भी रहे। इनके काफ़ी सारे कामों के बारे में तो हमको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे वर्क्स खो गए हैं। वक्त के पन्नों में इनके काम भी दफन हो गए हैं। हमारे इंडिया में काफ़ी सारी बुक्स तो ऐसी भी थी जिसमें काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का जिक्र था। इनफैक्ट ऐसी टेक्नोलॉजी भी थी जो कि आज के समय में भी डिस्कवर नहीं हुई हैं। एटम, मॉलिक्यूल, स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, इन सब का जिक्र पहले ही हमारे वेदों में किया जा चुका है। लेकिन हमारे इंडिया के काफ़ी सारे काम खो गए हैं। आर्यभट्ट की सबसे फेमस बुक आर्यभट्टिया, उस बुक में जो लिखा गया है वह चीज़ आज भी हमारे स्कूलों में पढ़ाई जाती है। जो एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सब का जिक्र उस किताब में पहले से ही है। जीरो का इन्वेंशन, जीरो एक ऐसा नंबर है जिसके बिना ना आज, ना पहले और ना आने वाले समय में कोई भी सिविलाइजेशन सरवाइव कर पाएगी। पुराने वेदों से ही जीरो का जिक्र किया जाता रहा है। अगर हम आज की दुनिया में देखें तो जीरो के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इनफैक्ट कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज जीरो से ही स्टार्ट होती है। तो सोचिए जीरो कितना जरूरी है। अगर हम जीरो की हिस्ट्री जाने तो जीरो को एक नंबर की तरह इस्तेमाल करना इंडिया में शुरू किया गया था
जिसे आर्यभट्ट ने इस्तेमाल किया था। फिर इसके बाद ब्रह्मगुप्त ने जीरो के ऊपर कुछ रूल्स बनाए। पहले जीरो को एक डॉट की तरह इस्तेमाल किया जाता था। फिर इंडिया से यह चाइना में पहुंचा, चाइना से बाकी के देशों में पहुंचा। शुरुआत में इंडिया में जीरो को शून्य बोला जाता था, लेकिन जब ये मिडिल ईस्ट में पहुंचा तो इसको सिफ्र बोला जाता था। इटली में इसको जफेरो बोला जाता था, फ्रेंच में जेरो बोला जाता था और फाइनली इंग्लिश में इसको जीरो बोलना शुरू किया गया। तो यह बात थी कि कैसे शून्य जीरो बना। आर्यभट्ट की दो फेमस बुक थी, पहली आर्यभट्टिया और दूसरी आर्य सिद्धांता। आर्य सिद्धांता के बारे में इतना जिक्र नहीं किया गया है क्योंकि इस बुक की काफ़ी चीज़ें खो गई हैं। यह बुक एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड थी। शुरुआत से ही हमारे इंडिया में साइंस को एक अलग तरीके से समझाया गया है। हमको एस्ट्रोलॉजी से साइंस को समझाया जाता था। अगर हम साइंस को एस्ट्रोलॉजी के नज़रिए से देखें तो एस्ट्रोलॉजी में भी एक अलग टाइप की साइंस छुपी हुई है। भले ही इसमें कुछ अंधविश्वास भी है, लेकिन इसमें एक अलग टाइप की साइंस छुपी हुई है। जैसे कि साइंस हमको यह बताती है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिस मटेरियल से हमारा यूनिवर्स बना हुआ है उसी से हमारी बॉडी भी बनी हुई है, उसी एनर्जी से हमारी बॉडी भी बनी हुई है। लेकिन वहीं अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो हमारे वेदों में बताया गया है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, अग्नि, जल, हवा, धरती आदि। और अगर देखा जाए तो यह सब एनर्जी ही तो है। तो शुरुआत से ही हमारे इंडिया में साइंस को एक अलग तरीके से समझाया जाता है और हजारों साल बाद भी वह जीन्स हमारे अंदर भी मौजूद हैं। क्योंकि आज भी काफ़ी लोग सुबह उठकर साइंस न्यूज़ देखने की बजाय राशि पढ़ना काफ़ी पसंद करते हैं। अगर आप किसी पर्सन को साइंस समझाएं जो कि इतना पढ़ा लिखा नहीं है तो वह इसको इतनी आसानी से नहीं समझ पाएगा। लेकिन वही चीज़ आप उसको एस्ट्रोलॉजी से समझाओ, जैसे आज पूर्णिमा की रात है, आज चंद्र ग्रहण है, तो लोग उसको ज़्यादा इंटरेस्ट के संग समझेंगे। वजह कि आप उन्हें डायरेक्टली साइंस समझाएं। तो यह हमारे इंडिया का यूनिक वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है साइंस को समझाने का। इसी रीज़न के चलते आपको यह बात जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि आर्यभट्ट ने हमको मैथमेटिक्स के बारे में जितना कुछ भी बताया उसमें कहीं पर भी, इनफैक्ट कहीं पर भी एक भी जगह डिजिट का यूज़ नहीं किया गया है। पूरी की पूरा एक्सप्लेनेशन संस्कृत में दिया गया है। सोचिए, बिना डिजिट के उन्होंने पूरा मैथमेटिक्स एक्सप्लेनेशन दिया, तो देखिए कितना ज़्यादा एडवांसमेंट था। उन्होंने हमको 4 डिजिट तक पाई की वैल्यू कैलकुलेट करके दी। ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, एस्ट्रोनॉमी, इक्लिप्स, हीलियोसेंट्रिक, इन सब के बारे में कितना कुछ बताया। लेकिन अफसोस वाली बात यह है कि आज भी जब हम किताबों में इन सब के बारे में पढ़ते हैं तो कोपरनिकस, गैलीलियो और बाकी के वेस्टर्न साइंटिस्ट का ही नाम आता है। कहीं पर भी इंडिया का जिक्र नहीं होता और ना ही हमारे स्कूल कॉलेजों में इंडियन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। किताबों में भी कहीं पर भी जिक्र नहीं होता। जबकि सच्चाई यह है कि इंडिया में काफ़ी सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने हमको कितना कुछ समझाया और काफ़ी सारे साइंटिस्ट का नाम तो हमको पता भी नहीं है और ना ही कभी हमको इनके बारे में पढ़ाया जाता है। एंशिएंट साइंटिस्ट का नाम कहीं पर भी नहीं लिया जाता। एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन को ज़्यादा क्रेडिट नहीं दिया जाता। हमको इनके बारे में समझना चाहिए और इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलानी चाहिए। तो दोस्तों, यह सब था आज की वीडियो में। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली कोई वीडियो और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।